Hello students, today we will start the topic Coulomb law in vector form. Coulomb law in vector form. In vector form. We consider two charges Q1, Q2 separated by a distance r. Let Q1, Q2 का जो प्रोडक्ट है लेस देन 0, क्या समझाया था आपको? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। क्यों होगा अट्रैक्टिव फोर्स? अगर इनका प्रोडक्ट नेगेटिव है तो कोई एक चार्ज इसमें नेगेटिव होगा। इफ इट इज अट्रैक्टिव फोर्स तो F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये हम यूनिट वेक्टर ले लेते हैं R12 और R21 यूनिट वेक्टर इसका ले लेते हैं। ये मैंने अट्रैक्टिव के दिखाया, इसी प्रकार हम इसको रिपल्सिव के लिए भी दिखा सकते थे। Q1 Q2 greater than 0 repulsive force. So Q1 will repel Q2, force on 2 due to 1, force on 1 due to 2, F12. R12 unit vector, R21 unit vector. R is the separation between the two. इसके लिए भी हम दिखा सकते थे डायग्राम। और ऐसे ही हम इसको लिखेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, F12 K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया और इसकी डायरेक्शन R12 यूनिट वेक्टर दे रहा है। Similarly, force on Q2 due to Q1, F21 K Q1 Q2 by R square, R21 इसकी डायरेक्शन दे रहा है। As R12 is equal to minus R21. So R12 can be replaced by R21. Therefore, F12 is K Q1 Q2 R square R21 कैप। और ये किसके बराबर है? ये F21 के बराबर है। So F12 is minus F21. तो यहाँ से हमारे को समझ में आया कि Q1 चार्ज जितनी फोर्स Q2 पे लगा रहा है, Q2 चार्ज वापस उतनी ही Q1 पे लगा रहा है। यानी कि कूलम लॉ obeys न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन वाला न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है, एक्शन रिएक्शन को ओबे करता है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने का हमारे को एक ये फायदा हुआ कि हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि कूलम लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मान लिया यहाँ पे 8 माइक्रोकूलम चार्ज है, ये 6 माइक्रोकूलम चार्ज है, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो क्वेश्चन ऐसे आएंगे इस पे ऑब्जेक्टिव कि 8 माइक्रोकूलम 6 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस प्लेस्ड इन वैक्यूम, फाइंड द रेशियो ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड बाय टू ऑन ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे पे कितनी फोर्स लगा रहे हैं उसका रेशियो, तो 1:1 ही आएगा। आपने प्रूव कर लिया, 8 6 पे जितना लगाएगा उतना ही 6 8 पे लगाएगा। इसी को दूसरे स्टाइल से पूछ लेगा, 8 माइक्रोकूलम 6 माइक्रोकूलम, 8 माइक्रोकूलम exerts a force of 10 Newton on 6 माइक्रोकूलम, what is the force exerted by 6 माइक्रोकूलम on 8 माइक्रोकूलम? तो 10 नहीं आएगा। तो ये हमने वेक्टर फॉर्म से सीखा। इसी इक्वेशन को हम अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं, F12 प्लस F21
इज इक्वल टू 0। ये लाइन प्रूव करती है कि कूलम्ब फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। तो दो हमने कंक्लूजन इससे सीखे। एक तो वेक्टर फॉर्म से हमारे को पता लगा न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है, और एक ये कूलम्ब फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स मींस इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ चार्जेस। तो ये छोटे मोटे कॉन्सेप्चुअल इस पे आ जाते हैं, और इस तरीके से हमने वेक्टर फॉर्म में करके किया है। अब आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये वर्ड आपने 11th में वेव वाले चैप्टर में सुन रखा है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इट स्टेट्स एज net force acting on a given charge is the vector sum of forces exerted by its neighboring charges. Forces exerted by its neighboring charges। जैसे आपने एग्जाम्पल लिया Q0 एक चार्ज है, ये Q1 इस पे फोर्स लगा रहा है F01, Q2 इस पे फोर्स लगा रहा है F02, Q3 इस पे फोर्स लगा रहा है F03। तो जो नेट फोर्स है R01, R02, R03। So net force on Q0 is the vector sum of forces exerted by Q1, Q2, Q3। नेट फोर्स जो निकालेंगे वेक्टर सम से निकालेंगे, सिंपल अलजेब्रा से ऐड नहीं करेंगे। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जब भी किसी चार्ज पे नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो वो वेक्टोरियली ऐड करेंगे। हम सब न्यूमेरिकल भी करेंगे इस पे बेस्ड। हमको इसको कूलम्ब फॉर्म में लिखना हो, कूलम्ब लॉ की फॉर्म में, तो K Q0 Q1 R01 स्क्वायर R01 का, K Q0 Q2 R02 स्क्वायर R02 का, एंड सो ऑन। जनरलाइज करना हो फॉर अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस के लिए, जनरलाइज करना हो तो फॉर अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस आप K Q0 को आप लिख लें, जनरलाइज कर दें फॉर अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस I is equal to 1 to n Q I naught R I naught square। फॉर अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐड करके समेशन का साइन हम लगा देते हैं। तो ये जनरलाइज फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं। व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? फिजिकल सिग्निफिकेंस of principle of superposition। क्या इसका मीनिंग है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? इट गिव्स इंडिविजुअल आइडेंटिटी, इट गिव्स इंडिविजुअल आइडेंटिटी to the forces, that is force between the two charges is not affected by the presence of third charge। देखो ये कहना चाह रहा है कि Q0 और Q1 के बीच की जो फोर्स है F01, उस पे Q2 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। पहले मान लिया दो चार्ज ही थे, उनके बीच में फोर्स है F01। दूसरा चार्ज Q2 लिया है, उसने अपनी इंडिविजुअल फोर्स लगाई, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही तीसरा ले आए तो उसने अपनी फोर्स लगाई, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ना इस पे पड़ा। तो दो चार्ज के बीच की फोर्स का तीसरे चार्ज या चौथे चार्ज की प्रेजेंस से कोई इफेक्ट
नहीं पड़ता। कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि +2 माइक्रोकूलम +3 माइक्रोकूलम, force between two charges +2 microcoulomb and +3 microcoulomb is 5 Newton. Force between two charges +2 microcoulomb and +3 microcoulomb is 5 Newton. What will be the new force between the two if a third charge +4 microcoulomb is placed on the line joining them? तो उन दोनों के बीच की फोर्स तो 5 न्यूटन ही रहेगी। इसकी प्रेजेंस से नेट फोर्स इस पे चेंज हो जाएगी, पर ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा, और नेट फोर्स इस पे चेंज हो जाएगी, ये भी लगाएगा और ये भी फोर्स लगाएगा, लेकिन इन दोनों के बीच की फोर्स तो 5 न्यूटन ही रहेगी। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब हम कूलम्ब फोर्स को इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कूलम्ब फोर्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की टर्म में हम लिखेंगे। मान लिया कोई चार्ज क्यू पड़ा है ओरिजिन पे कार्टेशियन सिस्टम पे, और यहाँ से इस क्यू नोट पे फोर्स निकालनी है आपको, तो ये आर इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, आर कैप इसकी डायरेक्शन हो गई, तो क्यू नोट पे फोर्स ये एफ आ गई, इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे एफ एक्स, वाई एक्सिस पे एफ वाई और जेड एक्सिस पे एफ जेड आ जाता है। तो हम जो है क्यू नोट चार्ज पे जब फोर्स निकालेंगे कंपोनेंट की टर्म में, तो इसको एफ को के क्यू को नोट आर स्क्वायर आर कैप ऐसे लिखेंगे। अभी हमने किया था वेक्टर फॉर्म में। आपको मालूम ही है कि आर कैप किसी वेक्टर को वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड लिखा जा सकता है। इनको अगर हम कंपोनेंट की टर्म में लिखेंगे, हर एक को पता है, वेक्टर बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हैं 11th में। एक वेक्टर को इसके कंपोनेंट में ऐसे लिखा जा सकता है, उसका मैग्नीट्यूड आपको पता ही है क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एफ को हम इसके कंपोनेंट की टर्म में आई एफ एक्स जे एफ वाई प्लस के एफ जेड इस तरीके से लिख सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में आई एफ एक्स जे एफ वाई प्लस के एफ जेड, के क्यू क्यू नॉट, आर को आप आई एक्स जे वाई प्लस के जेड ऐसे लिखेंगे, और इसमें वैल्यू रखेंगे आप, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। ऑन कंपेयरिंग, जब आई को आई के साथ जेड, ऑन कंपेयरिंग ये आपके पास आ जाएगा एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट अलग अलग आ जाएंगे। के क्यू नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 एक्स। एफ वाई के क्यू नॉट क्यू वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2 एफ जेड के क्यू नॉट क्यू जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2। इस तरीके से आप इनके कंपोनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं किसी फोर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में। तो ये कूलम्ब लॉ हमने पूरा पढ़ा। कूलम्ब लॉ के बारे में अब काफ़ी कुछ हम जान चुके हैं। तो इसकी लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब लॉ, लिमिटेशंस क्या हैं कूलम्ब लॉ की? कूलम्ब लॉ, फर्स्ट लिमिटेशन है इट इज एप्लीकेबल ऑन पॉइंट चार्जेस, एप्लीकेबल ऑन पॉइंट चार्जेस। भाई पॉइंट चार्जेस पे एप्लीकेबल है ये कूलम्ब लॉ। अगर पॉइंट चार्ज ना होते तो क्या क्या प्रॉब्लम आ जाती? अगर पॉइंट चार्ज ना होते और फाइनाइट साइज की हम बॉडी ले लेते तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती भाई?
मान लिया अगर पॉइंट चार्ज ना लेके हम फाइनाइट साइज की बॉडी लें, इस पे आपने प्लस चार्ज दे रखा है, ये इसके नेगेटिव को अटैक करेगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये नेगेटिव इधर नेगेटिव रिपेल करेगा। तो हम कौन सी फोर्स निकालें, या F1 निकालें या F2 निकालें, इन दो के बीच में फोर्स निकालें, या इन दो के बीच में फोर्स निकालें, या इन दो के बीच में फोर्स निकालें F4, या इन प्लस प्लस के बीच में F5, और कौन सा रह गया, पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो गया, ये हो गया, या आप नेगेटिव नेगेटिव के बीच में F6। तो अगर हमने कोई फाइनाइट साइज की बॉडी ले ली, इट विल बी डिफिकल्ट टू लोकेट द सेंटर ऑफ चार्जेस। हम किस फोर्स को कैलकुलेट करें? तो दैट इज व्हाई कूलम्ब लॉ इज एप्लीकेबल ऑन पॉइंट चार्जेस। ये डिफिकल्ट हो जाएगा, सेंटर कौन सा लें हम, सेंटर डिस्टेंस कहां से मेजर करें, सेंटर ऑफ चार्जेस। दूसरा, इट इज एप्लीकेबल ऑन स्टेशनरी चार्जेस। कूलम्ब लॉ इज एप्लीकेबल ऑन स्टेशनरी चार्जेस। स्टेशनरी चार्जेस, स्टेशनरी चार्जेस पे एप्लीकेबल है स्टेशनरी चार्जेस। अब यहाँ पे बच्चे कहते हैं कि सर आपने तो बताया था स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ज पे स्पीड का कोई फर्क नहीं पड़ता, दो चार्ज को मैं डिस्टेंस सेम रखता हूँ और उसको मूव कराते हैं, तो डिस्टेंस तो मैंने सेम ही रखा, स्पीड पर था कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो फिर क्यों नहीं लगा रहे आप ये कूलम्ब लॉ? तो भाई आपको मालूम होना चाहिए, स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, बट चार्ज इन मोशन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जब ये मोशन में आ जाएंगे तो जो फोर्स हम निकालेंगे, इट विल नॉट बी प्योरली कूलम्ब इलेक्ट्रिक फोर्स, इट विल बी द सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। इसका सिंपल सा एग्जांपल हो, कैथोड रे जब आप पढ़ते हो तो उसमें कहते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि भाई इलेक्ट्रॉन की बीम कैसे बन सकती है, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज हो तो डाइवर्ज होना चाहिए। तो वो बीम इसीलिए बनती है कि जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अट्रैक्ट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण तो रिपेल करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो अट्रैक्ट करता है, तो इसीलिए वो बीम बन जाती है। तो मोशन में जो फोर्स होगा विल नॉट बी प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट विल बी द सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। इसीलिए हम कूलम्ब लॉ को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के लिए स्टैटिक में निकालते हैं। थर्ड जो है, इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम डिस्टेंस 10⁻⁻14 मीटर टू 10⁻18 मीटर। 10⁻14 मीटर हम साइज ऑफ न्यूक्लियस लेते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर जो है न्यूक्लियर फोर्सेस 100 टाइम स्ट्रांग होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, नहीं तो वो तो प्रोटॉन अंदर कैसे रह पाते, तो प्रोटॉन रिपेल होकर बाहर आ जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, तो उनको बाहर कौन नहीं आने दे रहा, न्यूक्लियर फोर्स। वो हम डिटेल में आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेग्लिजिबल हो जाती है, 100 टाइम स्ट्रॉन्गर है न्यूक्लियर फोर्सेस। जब साइज न्यूक्लियस का बड़ा हो जाता है, वो रेडियो एक्टिविटी का कंसेप्ट इसी पे आया, तो रिपल्सन के कारण बाहर आते हैं। और 10⁻18 मीटर जो है साइज ऑफ यूनिवर्स है, तो इससे बड़ा डिस्टेंस तो हम क्या लें। तो इस तरीके से ये लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब लॉ थी उसमें। तो कूलम्ब के बारे में आपने काफी डिटेल में पढ़ लिया। अब हम कर रहे हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब हमने क्वांटाइजेशन पढ़ा था तो बताया था कि हम जब भी चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम अज्यूम करेंगे माइक्रोस्कोपिक वे में, क्लासिकल वे में, कि इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। So there are three types of charge distribution: line charge density, line or linear charge density, linear charge density, charge per unit length। किसी आपने लाइन पे चार्ज दिया, चार्ज पर यूनिट लेंथ, कूलम्ब पर मीटर का यूनिट बन जाएंगे। सेकंड है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा से हम इसको लिखेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया। किसी प्लेट पे आप चार्ज दे देते हैं तो चार्ज पर यूनिट एरिया।
कूलम पर मीटर स्क्वायर। एंड थर्ड है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको रो से लिख लेते हैं हम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, कूलम पर मीटर क्यूब, किसी आपने वॉल्यूम में चार्ज दिया। आने वाले पार्ट में जब हम पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, तो पता लगेगा कि जब भी हम चार्ज कंडक्टर पे देते हैं, इट ऑलवेज रिजाइड ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो कंडक्टर के केस में दो टाइप की चार्ज डेंसिटी होगी, लीनियर और सरफेस चार्ज डेंसिटी। लेकिन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंसुलेटर के केस में होगी। अगर हम किसी इंसुलेटर पे चार्ज देते हैं तो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। आने वाले आर्टिकल्स में हम उसको डेरिवेशन भी करके दिखाएंगे गॉस थ्योरम में, इस तरीके से प्रूव करेंगे। कंडक्टर में दो ही टाइप की चार्ज डेंसिटी होगी, लीनियर और सरफेस, और इंसुलेटर में तीनों टाइप की चार्ज डेंसिटी होगी। कंडक्टर में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं होती। अगर हम किसी स्फीयर में इंजेक्शन देके भी चार्ज अंदर छोड़ते हैं, अज्यूम करें ऐसे हाइपोथेटिकली कि चार्ज अंदर छोड़ते हैं, तो सारा का सारा चार्ज कहाँ पे आएगा, सरफेस पे। चार्ज रिजाइड ओवर द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर के केस में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं होती। अब हम कुछ न्यूमेरिकल, जो अभी हमने वेक्टर लॉ वगैरह पढ़ा, वेक्टर फॉर्म पढ़ा, उस पे करते हैं न्यूमेरिकल। कैसे आएंगे न्यूमेरिकल? सिंपल से, सिंपल न्यूमेरिकल आपके कैसे आते हैं? मान लिया भाई 4 चार्जेस -2 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम, +2 माइक्रोकूलम, +2 माइक्रोकूलम are lying at the vertices of a square of edge 1 meter. Find force acting on +1 microcoulomb placed at the point where diagonal intersect. +1 माइक्रोकूलम यहाँ पे, जहाँ पे डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे रखा है, तो इस पे नेट फोर्स निकालनी है। तो अब हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेक्टर फॉर्म पढ़ी ली। तो ये मान लिया O पॉइंट है, जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट O है, तो आपको आता ही है इतना मैथ, OA, OB, OC, OD, ये 1/√2 होगा, क्योंकि पूरा √2 होगा, इसका हाफ 1/√2 आ जाएगा। तो अब अगर हम मान लिए +1 और -2, ये -2 माइक्रोकूलम इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वो F1 लिख दिया फोर्स। -2 माइक्रोकूलम +1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसको F2 नाम दे दिया मैंने। ये +2 माइक्रोकूलम जो है इसको रिपेल करेगा, इसका नाम मैंने F3 दे दिया। +2 माइक्रोकूलम +1 को रिपेल करेगा, इसका नाम मैंने F4। इस तरीके से फोर्स लगनी है। और आप देखोगे +1 2 +1 2 +1 2 +1 2, मैग्नीट्यूड Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2, जो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज चारों का सेम है। इन दोनों का भी मैग्नीट्यूड सेम है, चार्ज का प्रोडक्ट का, इन दोनों का भी प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड सेम है, इन दोनों का भी प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड सेम है, इनका चारों का, और डिस्टेंस भी सेम है। तो यानी कि मैं फोर्सेस सेम आएंगी, F1 F2, मैग्नीट्यूड सेम होगा हर एक फोर्स का, F3 F4 सबका सेम होगा। और क्या वैल्यू होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 × 10⁻⁻6 × 1 × 10⁻⁻6 अपॉन 1/√2 होल स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को भी आपको पता है 9 × 10⁻9 लिखते हो। तो इस तरीके से सॉल्व तो देखो आपको अपने आप करना चाहिए। ये आपके पास 36 × 10⁻³ न्यूटन आ जाता है। अब मैंने फिगर में ही जैसे F1 और F3 एक डायरेक्शन में ऐड कर दिए, इसका नाम मैंने F3 दे दिया, F डैश दे दिया, F1 + F3 एक डायरेक्शन में ऐड कर लिए। इसको ऐड करूंगा 2 बार, तो ये आपके पास आ जाएगा 72 × 10⁻³ न्यूटन। ये जो है F2 F4 एक की तरफ ऐड कर दिया मैंने, इसका नाम F डबल डैश दे दिया, ये भी इतना ही आ जाएगा 72 × 10⁻² न्यूटन। और अब ये एक दूसरे पे 90 डिग्री पे कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स आएगा F नेट F डैश स्क्वायर प्लस F डबल डैश स्क्वायर। किससे किया मैंने? वेक्टर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। तो F नेट आपका बिल्कुल सेंटर से पास होगा यू, क्योंकि दो इक्वल मैग्नीट्यूड की जब फोर्स होती है तो उनका रिजल्टेंट एंगुलर बाइसेक्टर से जाता है। इस तरीके से ये आप F नेट निकाल लेंगे। दूसरा न्यूमेरिकल
three identical charges of magnitude 1 coulomb each are lying at the vertices of a triangle of side 3 meter, 4 meter and 5 meter as shown. See. तो as it obeys Pythagoras 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर, तो राइट एंगल ट्रायंगल मैंने इसलिए बनाया, आपको मालूम है. तो फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट बी. बी पे जो चार्ज है उस पे नेट फोर्स निकालना. ये 1 कूलम इसको इधर रिपेल करेगा, इसका मैंने F1 नाम दे दिया. ये 1 कूलम यहाँ पे रखा है सी पे, वो इसको इधर रिपेल करेगा, इसका नाम मैंने F2 दे दिया. F1 के इन दोनों के बीच में 1 × 1/3 स्क्वायर आ जाता है, K/9 आ जाएगा. ऐसे ही आपने F2 निकाल लिया इन दोनों के बीच में, K 1 × 1, इसका नाम आपने 4 स्क्वायर दे दिया, K/16 दे दिया. तो रिजल्टेंट ये F नेट आ जाएगा. F नेट आप वही पाइथागोरस से करेंगे, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, इस तरीके से आप निकाल लोगे. ऐसे ही आप इसकी डायरेक्शन भी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, तो F2/F1 करके आप इसकी डायरेक्शन भी इस तरीके से सॉल्व करेंगे, वैल्यू अपने आप निकाल लेंगे. के कूलम्ब कांस्टेंट है, कूलम्ब कांस्टेंट के बारे में आपको बताया था, मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट है और सिस्टम डिपेंडेंट भी है, सिस्टम ऑफ यूनिट पे भी डिपेंड करता है. ये जो मैं बोल रहा हूँ 1 नंबर में आए हुए हैं क्वेश्चन नीट वगैरह में. जो कूलम्ब कांस्टेंट है सिस्टम पे भी डिपेंड कर रहा है. सीजे सिस्टम में तो के की वैल्यू 1 आ जाती है और एसआई सिस्टम में के की वैल्यू 1/4πε0 आ जाती है. और मीडियम पे तो करेगा ही करेगा डिपेंड, अलग अलग मीडियम में अलग अलग आएगा इसका. तो ये तो मैंने इस पे निकाल दी फोर्स. ऐसे ही आपसे ये भी पूछ सकता था, इस पे ए पे रखी होगी तो क्या फोर्स आएगी, तो ए पे आप ऐसे निकाल लो, F3 ये रिपेल करेगा इधर और ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा F4. फिर यहाँ पे आप थीटा निकाल लोगे, यहाँ पे रिजल्टेंट निकालोगे F नेट, तो वही आपके पास आ जाएगा F3 स्क्वायर प्लस F4 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा. थीटा आप इस ट्राइंगल से निकाल सकते हो. तो F नेट आपका इधर बनेगा. तो तुम देख रहे हो हर एक पे अलग अलग फोर्स और अलग अलग डायरेक्शन में लगेगी. अलग अलग फोर्स, नेट फोर्स हर एक पे अलग अलग लगेगी, अलग अलग डायरेक्शन में. इस पे निकालनी होगी तो ये इसको इधर रिपेल करेगा, 5 नाम दे लो. ये इसको इधर रिपेल करेगा, 6 नाम दे लो. इस तरीके से F नेट इसकी इधर आएगी. इस पे भी आप एंगल निकाल सकते हो. कैलकुलेशन इस तरीके से एक मैंने करके दिखा दिया. इस पे निकालना होगा तो आपको एक पूरा एंगल निकालना पड़ेगा, इस पे निकालना होगा यहाँ पे भी एंगल निकालना पड़ेगा. दोबारा आप वही ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से एंगल निकाल सकते हो त्रिकोण. और F5 आप और F नेट जो निकालोगे F5 और F6 का पूरा ये F नेट यहाँ पे निकालोगे, F5 स्क्वायर प्लस F6 स्क्वायर प्लस 2F5 F6 cos अल्फा. तो इस तरीके से आप वेक्टर के ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे. एक ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है. प्लस 2/3e, 2 चार्जेस प्लस 2/3e प्लस 8/3e are separated by 9 meter. Where should a third charge Q be placed on the line joining them so that system is in equilibrium? इक्विलिब्रियम वर्ड आपने जो है बहुत बार सुन रखा है 11th में. इक्विलिब्रियम बेटे, इक्विलिब्रियम होता है दो टाइप का. एक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम और एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम. ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स सिस्टम की 0, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नेट टॉर्क सिस्टम का 0 होता है.
और इसमें वर्ड सुने होंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम तो स्टेट होती है कि अगर किसी सिस्टम को इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करें तो वापस घूम के वहीं पे आ जाता है, उसी सेम पोजीशन पे आ जाता है, तो वो तो हो जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम था जो अगर आपने किसी सिस्टम को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब कर दिया तो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में वो नहीं आता। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की सिस्टम को वहां से डिस्प्लेस करके कहीं पे भी छोड़ा वहां पे भी इक्विलिब्रियम ही रहेगा, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजीशन, तो वो हो जाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो चलो, तो अब वो कहा कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में इस पे अगर वो पूछता नेट फोर्स जीरो ऑन चार्ज क्यू, तो आप वो अलग सीन था, आप उसने कहा होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तीनों पर नेट फोर्स जीरो कब होगी? अगर ये प्लस है तो तीनों पे नेट फोर्स जीरो हो ही नहीं सकती। कैसे? अगर ये प्लस का साइन है तो ये इसको इधर रिपेल करेगा और ये इसको इधर रिपेल करेगा, तो इस पे तो जीरो हो सकती है, और ये इसको इधर रिपेल करेगा और ये भी इधर रिपेल करेगा, तो इस पे जीरो नहीं हो रही, और ये इसको इधर रिपेल करेगा और ये वाला भी इसको इधर रिपेल करेगा, सिमिलर चार्ज है। तो अगर मैंने प्लस क्यू ले दिया यहाँ पे, तो इस पे तो जीरो हो सकती है, कैंसिल हो रही है फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, ना इस पे जीरो हो रही ना इस पे जीरो हो रही, तो सिस्टम तो नहीं आया ना इक्विलिब्रियम में। सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब होगा जब होल चार्जेस पे, तीनों चार्जेस पे नेट फोर्स क्या हो? जीरो। तो आप इसको माइनस लेके चलें तो यहां से क्लियर होगा। अगर मैं इसको माइनस लेता हूं तो इन दो के बीच की फोर्स, मान लिया मैं इसको F1 नाम दे देता हूं, ये इसको माइनस क्यू इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अपनी तरफ, इसको मान लिया मैं F1 डैश नाम दे देता हूं। अगर ये माइनस है ये प्लस है, ये इसको अपनी तरफ अटैक करेगा, मान लिया मैं इसको F2 नाम दे देता हूं, इन दो के बीच की फोर्स का नाम F2 दे देता हूं, तो ये इसको अपनी तरफ करेगा तो इसको F2 डैश नाम दे देता हूं। डैश इसलिए ले रहा हूं कि डायरेक्शन चेंज हो रही, और इन दोनों के बीच की फोर्स को मैं F3 नाम दे देता हूं, वो F3 इधर के लिए F3, ये इधर के लिए F3 दे देता हूं और इधर F3 डैश दे देता हूं, एक सिमेट्री सी बन जाती है। अब जो है किसी भी चार्ज का, मान लीजिए जो थर्ड चार्ज है मैंने वो एट ए डिस्टेंस x रखा है, तो किसी भी इक्वेशन से आप F1 डैश F2 से आप चार्ज का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। नेचर तो आपने इस तरीके से बैलेंस करके बता ही दिया ट्रांसलेटिंग फोर्स का, तो किसी से भी आप बता सकते हो +2/3e k into +2/3 into q by x square equals k +8/3e q 9 माइनस एक्स रह जाता है। इधर अगर x डिस्टेंस है तो ये वाला डिस्टेंस 9 माइनस एक्स रह जाएगा। तो आप ये इसकी लोकेशन कैलकुलेट अपने आप करेंगे, x ऑब्जर्व कर सकते हो। तो बाकी तो आपको प्रैक्टिस के लिए कितने ही क्वेश्चन बन जाएं। कूलम लॉ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज, सभी कंसेप्चुअल सभी न्यूमेरिकल हमने किए हैं मैक्सिमम। I try to touch every type of numerical, every type of conceptual problem. तो नेक्स्ट पार्ट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।